नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फरलो कैदी का अधिकार नहीं है। चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड यान का परीक्षण किया। विश्व व्यापार संगठन में भारत ने स्पष्ट किया कि वो मात्स्यिकी सब्सिडी वार्ता को बाधित नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जल और जलवायु गठबंधन सहित एक जल घोषणा का समर्थन किया। और आइए अब खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 के टॉपिक न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फरलो कैदी का अधिकार नहीं है। एक दोषी को राहत देने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने फरलो और पैरोल के बीच भेदों और उन्हें प्रदान करने से संबंधित सिद्धांतों पर विचार व्यक्त किए। फरलो और पैरोल कारागार अधिनियम 1894 के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कारावास से कम अवधि की अस्थायी रिहाई। दोनों को कारागार प्रणाली के मानवीयकरण की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था। पैरोल कैदी को एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया जाता है। फरलो को बिना किसी कारण के दिया जाता है, जो कि एक निर्धारित अवधि के कारावास के बाद दिया जाता है। किसी कैदी को दी गई फरलो की अवधि को उसके दंड में परिहार के रूप में माना जाता है। इसके विपरीत पैरोल एक कैदी को दंड के निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि हालांकि फरलो का दावा बिना किसी कारण के किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कैदी के पास फरलो का दावा करने का पूर्ण विधिक अधिकार नहीं है। फरलो दिया जाना जनहित के साथ संतुलित होना चाहिए। कुछ श्रेणियों के कैदियों को फरलो प्रदान करने से इनकार भी किया जा सकता है। विभिन्न हत्याओं या आतंकवाद रोधी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम यानी यूएपीए 1967 के तहत सिद्ध दोष बंदी पैरोल के लिए पात्र नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार का कारागार अधिनियम उन नियमों को परिभाषित करता है जिनके तहत उस राज्य में पैरोल दी जाती है। आपको बता दें कि जेल राज्य सूची का विषय है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड यान का परीक्षण किया। एक सूचना के मुताबिक चीनी सेना ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड यान धारक एक रॉकेट प्रक्षेपित किया है। इसने अपने लक्ष्य की ओर गमन करने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कुछ अवधि के लिए निम्न भूकक्षा में उड़ान भरी। हाइपरसोनिक ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी 5 मैक को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि चीन के नवीनतम परीक्षण में 2 अलग अलग प्रौद्योगिकी शामिल हैं। एक है कक्षीय हथियार यानी ऑर्बिटल वेपन और दूसरा है ग्लाइड यान। कक्षीय हथियार परवलयाकार यानी पैराबोलिक चाप में ऊपर और नीचे गति करने की बजाय कम अवधि के लिए पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसका लाभ ये है कि एक वॉरहेड मौजूदा रडार शील्ड से बच निकल सकता है। पारंपरिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल एक परवलयाकार प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। ये उन्हें दृश्यमान और पूर्वानुमेय बनाता है। ग्लाइड यान रॉकेट पर प्रक्षेपित होते हैं, लेकिन वे अपनी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अपने डिजाइन की वजह से वे सामान्य आईसीबीएम वॉरहेड के दोबारा प्रवेश यान की तुलना में अधिक दूरी तक बिना ऊर्जा के ग्लाइड कर सकते हैं। ग्लाइड वाहन आईसीबीएम प्रणाली की तुलना में कम ऊंचाई पर गति करते हैं और भूमि आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचने के लिए लंबे और घुमावदार और जटिल मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भी हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक कृषि सब्सिडी से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन में भारत ने स्पष्ट किया है कि वो मात्स्यिकी सब्सिडी वार्ता को बाधित नहीं कर रहा है। विकसित देशों के मुताबिक मात्स्यिकी सब्सिडी से वैश्विक मत्स्य बाजारों में गंभीर विकृतियां उत्पन्न होती हैं, साथ ही ज्यादा मत्स्यन से मछलियों की हानि होती है। दूसरी ओर भारत जैसे विकासशील देश उन निम्न आयात वाले संसाधनहीन मछुआरों के लिए सब्सिडी को बनाए रखना चाहते हैं जिनके लिए ये आजीविका का मुद्दा है। विश्व व्यापार संगठन में भारत की प्राथमिकता मौजूदा समझौतों में कृषि जैसे क्षेत्रों में सभी के लिए नियमों की समरूपता स्थापित करना है। भारतीय प्रस्ताव के मुताबिक अपने प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र से दूरस्थ जल में मत्स्यन करने वाले देशों को अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्रों यानी EEZ से परे अंचलों में 25 वर्षों के लिए सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही ये अन्य देशों के लिए उनके स्वयं के मत्स्यन क्षेत्र को विकसित करने के लिए 25 वर्षों की समयावधि का भी प्रस्ताव कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि
यूरोप, चीन और कुछ प्रशांत तटीय देश दूरस्थ जल में मत्स्य गतिविधियां संचालित करते हैं। भारत का प्रस्ताव प्रदूषणकर्ताओं द्वारा भुगतान सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जिसने मत्स्य क्षेत्र का अधिक दोहन किया है उसके द्वारा उच्च लागत का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि मत्स्य पालन पर आधारित सब्सिडी की वार्ता एक व्यापार वार्ता नहीं है, ये एक संधारणीय आधारित वार्ता है। मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन वार्ता वर्ष 2001 में दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आरंभ की गई थी। चल रही इन वार्ताओं का उद्देश्य सतत मत्स्यन के समग्र उद्देश्य के साथ सब्सिडी को अनुशासित करना और अवैध, गैर सूचित और अविनियमित मत्स्य सब्सिडी को समाप्त करना है। MC12 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की। ये रिपोर्ट पेरिस समझौते के तहत निर्धारित तापमान सीमा के अनुरूप सरकारों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के योजनाबद्ध उत्पादन और वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच विद्यमान अंतराल का मापन प्रस्तुत करती है। आपको बता दें कि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो जहां एक ओर विभिन्न देश पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारण करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जीवाश्म ईंधन उत्पादन में शीघ्रता से कमी करने के लिए स्पष्ट रूप से उठाए जाने वाले ठोस कदमों की पहचान या योजना का निर्माण नहीं किया है, जबकि ये पेरिस जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि विश्व के कई देश वर्ष 2030 तक 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना चुके हैं। यानी ये वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य से सुमेलित नहीं है। यदि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही जाए तो भी ये उत्पादन 45% ज्यादा है। G20 देशों ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही जीवाश्म ईंधन गतिविधियों के लिए नए फंड में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना आरंभ कर दिया था। आपको बता दें कि ये राशि उनके द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवंटित राशि से ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे कि देशों की ऊर्जा और जलवायु योजनाओं की अभिस्वीकृति के लिए वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन को पेरिस समझौते की सीमाओं के अनुरूप कम करने की जरूरत है। दूसरी है जीवाश्म ईंधन की खोज और निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगना चाहिए और साथ ही जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए सरकारी सहायता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा उत्पादन के अधिक प्रभावी और न्याय संगत वैश्विक निलंबन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध शून्य उत्सर्जन को कार्बन तटस्थता भी कहा जाता है। इस स्थिति को वायुमंडल में मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को एक निश्चित अवधि के दौरान मानव जनित निराकरण के लिए संतुलित करके प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें मानव जनित निराकरण का मतलब है कि मानवों को वन रोपण करना चाहिए। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जल और जलवायु गठबंधन सहित एक जल घोषणा का समर्थन किया है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए जल घोषणा का समर्थन किया है। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता पर आधारित है। इस कांग्रेस के दौरान जल विज्ञान और एक संबंधित कार्य योजना के लिए एक नए दृष्टिकोण और रणनीति को स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2030 तक विश्व की आधी से ज्यादा आबादी को जल संकट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और जलवायु परिवर्तन से ऐसी परिस्थितियों में और वृद्धि होगी। जल घोषणा ये कई आकांक्षाओं को निर्धारित करता है। वर्ष 2030 तक बाढ़ और सूखे की पूर्व चेतावनी सभी के लिए उपलब्ध होगी। लोगों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सतत विकास एजेंडे के भीतर विकसित की गई जल और जलवायु कार्रवाई की नीतियों को एकीकृत किया जाएगा। क्षमता विकास, ज्ञान के आदान प्रदान, सूचना साझाकरण आदि के लिए साझेदारी के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना। जल और जलवायु गठबंधन का उद्देश्य है जल संबंधी SDGs के लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाना, भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ प्रत्यास्थ जल अनुकूलन तथा जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जल और जलवायु गठबंधन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में प्रस्तुत किया जाए। वहीं जल विज्ञान कार्य योजना के तहत WMO की 8 दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्य परिणामों को निर्धारित किया गया
गया है। इसके अंतर्गत बाढ़ संबंधी जोखिम की बेहतर समझ, बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी, सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और जल मौसम विज्ञान संबंधी डेटा आदि का उपयोग शामिल है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सीर जलापूर्ति योजना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कश्मीर के पहलगाम में एक 250 मिलीलीटर सीर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य लगभग 10,000 लोगों को लाभान्वित करना है। इसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। मॉस्को प्रारूप बैठक। हाल ही में रूस द्वारा अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप परामर्श के तीसरे दौर का आयोजन किया गया है। इस वार्ता में तालिबान के सदस्यों के साथ भारत सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन प्रतिनिधियों द्वारा अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार की आवश्यकता को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही देश में मानवीय संकट के निवारण के लिए समेकित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की मांग की जाएगी। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आधारित वार्ता के रूस के प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल। कैंडी बनाने वाली एक यूरोपीय कंपनी मार्स रिगले ने भारत से आयातित खाद्य पदार्थों की वापसी की मांग की है। उसका दावा है कि उन खाद्य पदार्थों में आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल विद्यमान था। हालांकि इस पर भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत में जीएम चावल की कोई भी व्यावसायिक किस्म नहीं है, क्योंकि भारत में चावल की वाणिज्यिक जीएम खेती प्रतिबंधित है। हालांकि इसने सीमित क्षेत्र परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अनेक जीएम चावल की किस्मों की खेती की है। भारत ने इस मुद्दे की जांच पड़ताल के लिए एक विशेषज्ञ जांच समिति का भी गठन किया है। उदारीकृत विप्रेषण योजना। भारत ने उदारीकृत विप्रेषण योजना यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम LRS के अंतर्गत अगस्त 2021 में $1.69 बिलियन का अब तक का उच्चतम मासिक प्रवाह दर्ज किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश और व्यय के लिए किसी अन्य देश में एक निश्चित राशि भेजने की अनुमति प्रदान की जाती है। मौजूदा विनियमों के अनुसार कोई निवासी व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष में $2,50,000 तक की राशि विप्रेषित कर सकता है। इस राशि का उपयोग यात्रा, चिकित्सा उपचार, अध्ययन, उपहार और दान आदि से संबंधित व्यय के भुगतान के लिए किया जा सकता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम विदेशों में विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री या लॉटरी टिकट की खरीद या विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2000 की अनुसूची 2 के तहत निषिद्ध किसी भी मद को प्रतिबंधित कर सकती है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने का आह्वान किया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कच्चे तेल का एक विशाल भंडार है। ये पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आने वाले व्यवधानों को कम करने में मदद करता है। भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। चरण 1 में शामिल है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, कर्नाटक के मंगलुरु और कर्नाटक के पादुर के भंडार। इन्हें इनकी भंडारण क्षमता के अनुरूप भर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लगभग 9.5 दिनों के लिए कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। और दूसरे चरण के तहत ओडिशा का चंडीखोर और पादुर के भंडार शामिल हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड यानी ICPRL द्वारा किया जाता है, जो एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि SPV है। ऑपरेशन सर्प विनाश। जम्मू में पुंछ की पहाड़ियों में छिपे आतंकवादियों के विरुद्ध जारी ऑपरेशन सर्प विनाश इस क्षेत्र में अब तक का सबसे लंबा अभियान रहा है। ये एक आतंकवाद विरोधी अभियान था जिसे वर्ष 2003 में अंजाम दिया गया था। इस अभियान को कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करने वाली पीर पंजाल श्रेणी के सुरनकोट क्षेत्र में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत हिलकाका नामक स्थान को लक्षित किया गया था। ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू को विश्व में सबसे बड़े भालू की प्रजाति और इन्हें आर्कटिक का शीर्ष शिकारी माना जाता है। एक हालिया अध्ययन में ये पाया गया है कि वर्ष 2100 तक ये विलुप्त हो सकते हैं। ध्रुवीय भालू अपना 50% से अधिक समय भोजन की खोज में व्यतीत कर देते हैं। इन्हें समुद्री स्तनपाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे अपना अधिकांश जीवन आर्कटिक महासागर की समुद्री हिम पर व्यतीत करते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री हिम के पिघलने से मानव और ध्रुवीय भालू के बीच संघर्ष में बढ़ोतरी हुई है। ध्रुवीय भालू कुशल तैराक होते हैं। इसके अलावा उनके शरीर में मौजूद वसा की मोटी परत और जल निरोधक त्वचा आवरण उन्हें ठंडी हवा और जल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। IUCN में इसकी स्थिति वल्नरेबल की है।
ताप संबंधी मृत्यु दर। लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के बीच ब्राजील और भारत में ताप संबंधी मृत्यु दर में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लेंसेट रिपोर्ट ने एक सूचकांक के माध्यम से ताप के प्रति सुभेद्यता की मात्रा का मापन करने का प्रयास किया है। इसे कई डेटा के आकलन के आधार पर मापा जाता है, जिसमें शामिल है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कुल लोगों के अनुपात के साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात। दूसरा है चिरकालिक श्वसन संबंधी बीमारी, हृदय रोग और मधुमेह की व्यापकता। तीसरा है वर्ष 2019 में चरम ताप के प्रति सुभेद्यता के आधार पर सूचकांक में भारत को लगभग 31 अंक प्रदान किए गए थे, जो 1990 के दशक की तुलना में 15% ज्यादा थे। एक रिपोर्ट के अनुसार फसल अवशेष के दहन से उत्सर्जन में भारत शीर्ष पर है। ये रिपोर्ट जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स द्वारा जारी की गई है। ये वैश्विक गठबंधन क्लाइमेट ट्रेस का भी हिस्सा है। क्लाइमेट ट्रेस स्वतंत्र उच्च रिजोल्यूशन और निकट वास्तविक समय उत्सर्जन डेटा प्रदान करके जलवायु कार्रवाई को तीव्रता प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2019-20 में उत्सर्जन में 12.8% की वृद्धि हुई है और भारत का वैश्विक योगदान बढ़कर 12.2% हो गया है। लेकिन वर्ष 2016 और वर्ष 2019 के बीच फसल अपशिष्ट के दहन में गिरावट देखी गई थी। इस तरह फसल भूमि में कम दहन की वजह से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 11.39% तक की गिरावट हुई थी। अगला है मार्तंड सूर्य मंदिर। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मार्तंड स्थित सूर्य मंदिर का दौरा किया। दक्षिण कश्मीर में एक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित ये मंदिर अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है। ये कोणार्क और मोढेरा के सूर्य मंदिरों की तुलना में भी बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण 725 से 756 ईस्वी के दौरान हुआ था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम शासक सिकंदर बुत शिकन के आदेश पर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यूनेस्को मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021। बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध कुंग-फू नन्स को उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कुंग-फू नन को उनकी वीरतापूर्ण गतिविधियों और संपूर्ण हिमालय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स की स्थापना 19 दिसंबर 2016 को कोरिया गणराज्य की सरकार और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बीच एक समझौते के तहत की गई थी। आईसीएम ने मार्शल आर्ट शिक्षा की उच्च या बेहतर प्रथाओं को संचित करने और बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को आईसीएम 2021 को लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।